एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका सेल डिवीजन। इससे पहले आप लोगों ने काफी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। बायोमोलिक्यूल्स है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज, सेल स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, राइट। और जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है हमारा सेल डिवीजन। वैसे मीनिंग तो सभी लोगों को पता ही होगा दैट व्हाट इज सेल डिवीजन। स्टिल थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन टॉपिक से रिलेटेड हमारा, जो कि मैं हमेशा करवाती हूँ, तो आज भी करते हैं सेल डिवीजन। देखिए, हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं। एक होते हैं आपके यूनिसेलुलर, एक होते हैं आपके मल्टी सेलुलर। अगर आपको आर विर्चो की थ्योरी याद हो, क्लास 9, 10th, 11th में अभी आप सेल चैप्टर में पढ़ के आए हैं। आर विर्चो की थ्योरी, रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में क्या कहा था कि हमारे जितने भी सेल्स हैं वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होके आते हैं। यही कहा था विर्चो ने कि हमारे जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो हमारे पुराने सेल्स यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे बन के आते हैं। ठीक है, हमने मान लिया। बट एक्चुअली में वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो कौन सी मेथड, कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिससे हमारे न्यू सेल्स अराइज होते हैं? यही है, यहाँ से घूम फिर के आ गए ना। तो ये प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की। जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स को अराइज करती हैं, वो हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दैट अपने आप को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स, मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए न्यू डॉटर सेल्स को क्या करते हैं? अराइज करते हैं। तो हम लोग एक्चुअली में यही पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे जितने भी मल्टी सेल्स बनते हैं यानी कि अराइज होते हैं, तो वो कैसे अराइज होते हैं, कौन सी प्रोसेस को फॉलो करके करते हैं, कौन कौन से स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, यही पढ़ने वाले हैं हम लोग अपने सेल डिवीजन में। स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 11th का न्यू चैप्टर सेल डिवीजन। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सेल साइकिल पे। Sequential events occurring in the life of a cycle, life of a cell is called cell cycle. जैसे ह्यूमन साइकिल होती है, थोड़ा सा ह्यूमन साइकिल पे पहुंच जाए। हमारी ह्यूमन साइकिल होती है। ह्यूमन साइकिल में क्या होता है कि एक इंसान, ह्यूमन, अपनी पूरी लाइफ में कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन सी स्टेज को क्रॉस कर रहा है। पहले बच्चा होता है, पहले से सपोज करो जाइगोट से स्टार्ट करते हैं। जाइगोट होता है, एम्ब्रॉय आता है, फीटस बनता है, फिर जन्म लेता है, छोटा होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, फिर एडल्ट होता है, टीनेजर जिसे हम सॉरी टीनेजर आता है, पहले टीनेजर होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर मेच्योर होता है, फिर ओल्ड होना शुरू हो जाता है, और इस टाइमिंग पर वो अपने बेबीज को भी प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये क्या है? ये लाइफ साइकिल है कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में कौन कौन सी स्टेजेस को क्रॉस कर रहा है। सेम एज इट इज सेल है। सेल अपनी पूरी लाइफ में क्या कर रहा है? चाहे 4 दिन जी रहा है, चाहे 10 दिन की लाइफ है, चाहे 1 महीने की लाइफ है, उस पूरी लाइफ में सेल मेच्योर हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, बहुत सारे फंक्शन कर रहा है, प्लस अपने बेबीज को प्रोड्यूस कर रहा है। These whole sequential events it called cell cycle. There are 2 phases of cell cycle as interphase and M phase. 2 phases होते हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज एंड एम फेज। ड्यूरिंग इंटरफेज सेल अंडरगोज ग्रोथ और रेस्ट एज पर द नीड्स। इंटरफेज में सेल या तो ग्रो कर रहा होगा, राइट, मेच्योर हो रहा होगा, और अगर वो मेच्योर हो चुका है तो आराम से रेस्ट कर रहा होगा, बस अपने जो फंक्शन है वो कर रहा होगा। ड्यूरिंग एम फेज द सेल अंडरगोज डिवीजन। और जो दूसरा एम फेज होता है, एम फेज में सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे होता है ना, जब बच्चा टीनेजर होता है, बस पढ़ाई करता है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ कर चुका तो आराम से रेस्ट कर रहा होता है, मतलब अपनी इसकी बॉडी रेस्ट करती होती है। जैसे ही उसकी शादी हो गई, मतलब थोड़ा सा एक सेकंड स्टेज में हो गया, उसके फंक्शन चेंज हो गए, उसकी लाइफ चेंज हो गई, बेबी को प्रोड्यूस करना मेन थिंग, जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर भी यही हुआ, इंटरफेस में वो ग्रो कर रहे हैं सेल अपनी बॉडी की सेल की बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग। एम फेज में
अब वो रिप्रोड्यूस करेगा, जो कि उसकी नीड है, उसकी लाइफ का पार्ट है, राइट। सो इंटरफेट ऑल्टरनेट्स विद द पीरियड ऑफ डिवीजन। और ये जो इंटरफेट्स है, इसमें भी काफी सारे बोल सकते हैं क्लासेस या स्टेप्स में डिवाइडेड है, देख लेते हैं। इंटरफेस इज द स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। इंटरफेस वो स्टेज है जहां पर दो सेल टू सक्सेस मतलब सेल क्या है, अपने आप को डिवाइड करके दो टोटल सेल्स में डिवाइड करता है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज है, during which the cell is highly active and prepare itself for cell division। इस टाइमिंग पर इस फेज में सेल क्या कर रहा होता है, अपने आप को मेच्योर कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए। जैसे ह्यूमंस में होता है, पहले उसने पढ़ाई करी, टीनेजर था, एडल्ट हुआ, जॉब लगाई, लास्ट में मैरिज, देन बेबीज, प्रिपेयर हुआ ना। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ा भी नहीं, कुछ नहीं किया, एक बेबीज प्रोड्यूस कर ली, बेचारा खाएगा पिएगा कैसे। सेल को भी यही समझ लीजिए। द इंटरफेस इज डिविजिबली इनटू 3 सब फेसेस। इंटरफेस 3 सब फेसेस में डिवाइडेड होता है, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। इंटरफेसेस आर डिविजिबल इनटू 3 फेसेस, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। सबसे पहले अब लोग आ जाते हैं G1 फेज पर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। हम लोग इसको फर्स्ट गैप पीरियड या फिर फर्स्ट ग्रोथ पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। जैसे ही सेल प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब अपने पेरेंट से प्रोड्यूस्ड होके आता है, उसके तुरंत बाद जो कौन सा फेज में एंटर हो जाता है, G1 फेज में। सपोज करो एक सेल था, डिवाइड किया उसने और अपने दो छोटे छोटे बेबी सेल को प्रोड्यूस किया। अब ये जो बेबी सेल हैं, सबसे पहले कौन से फेज में एंटर हो गए, G1 फेज में। सेल परफॉर्म्स आरएनए सिंथेसाइज। इस टाइमिंग पर क्या क्या फंक्शन होता है, आरएनए सिंथेसाइज होता है, यानी कि आरएनए में जो 3 आरएनए होते हैं ना, mRNA, rRNA और tRNA, पढ़े हैं आप लोगों ने सेल चैप्टर में, तीनों सिंथेसाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बन जाता है। सिंथेसाइज ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग दिस फेज। और सेल की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है ना, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल आएगी, एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। तो इस टाइम पर ये फंक्शन होता है। जैसे ही G1 फेज कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सेल की जितनी भी चीजें थी कि उसने आरएनए को सिंथेसाइज कर दिया, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लिया, अपनी मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज कर लिया, इट विल एंटर इनटू सेकंड फेज, दैट इज S फेज। कौन से फेज में, S फेज में एंटर हो जाएगा। इसको हम लोग सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फेज। ठीक, इट इज सिंथेसाइज फेज इन विच डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेटेड। ये कौन सा फेज होता है, इस टाइमिंग पर जो सेल है, सेल के अंदर आरएनए, प्रोटीन, मेम्ब्रेन तो आ चुकी है, लेकिन अभी डीएनए नहीं आया था ना। एस फेज में डीएनए आ जाता है, एस फेज में डीएनए आ भी जाता है और अपने आप को डीएनए डबल भी कर लेता है, क्योंकि सेल ना अभी तैयार हो रहा है, अपने आप को मेच्योर कर रहा है और फर्दर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बाय डिवाइडिंग, राइट। तो जब सेल डिवाइड होगा तो उसके पास जो डीएनए डिवाइड होगा, तो डीएनए का जो अमाउंट है वो भी तो डबल होना चाहिए, ताकि खुद के पास भी पूरा पूरा रहे और जो बेबी उसने प्रोड्यूस किया है सेल में भी उसके पास भी पूरा जाए। इस टाइमिंग पे दो चीजें होती हैं, एक तो डीएनए सिंथेसाइज होता है इसकी बॉडी में, और सिंथेसाइज होने के साथ साथ डीएनए डबल भी हो जाता है, डबल अमाउंट में आ जाता है, कि जब ये सेल अपने आप को डिवाइड करे तो वो आधा उसके पास, आधा इसके पास। हिस्टोन्स प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। प्रोटीन्स के जो ग्रुप होते हैं जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, हिस्टोन्स प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ये भी इस फेज में, एस फेज में क्या हो जाते हैं, सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं। ये सिंथेसिस एस फेज का काम हो गया। उसके बाद लास्ट फेज आता है इंटरफेज का, वो होता है G2 फेज। इंटरफेज का लास्ट फेज कौन सा होता है, G2 फेज। इट इज द सेकंड ग्रोथ फेज, इसको हम लोग सेकंड ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम। इस टाइमिंग पे जो न्यूक्लियस की अमाउंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, डीएनए एंड एवरीथिंग, सब इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है।
मेटाबॉलिक एक्टिविटी एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दिस फेज। सेल डिवीजन के टाइम पे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी चाहिए ना, वो सारी इसी फेज में होती है। जैसे होता है ना कि जब बेबी वोम में होता है, मदर की वोम में, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, राइट। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं उसको ग्रो करने के लिए, उसको प्रिपेयर, उसको हर चीज करने के लिए, हार्मोन रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर भी है, सेल अभी मेच्योर हो रहा है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है सेल डिवीजन के लिए, सारी की सारी इस फेज में होती है। वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। प्रोटीन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा और जितने भी प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो सब G2 फेज में सिंथेसाइज हो जाते हैं, जो सेल डिवीजन में इसको हेल्प करेंगे। Besides, RNA synthesis also occur during this phase. यहाँ G2 फेज में भी RNA सिंथेसाइज होता है। एक तो G1 फेज में तो होता ही होता है, G2 फेज में भी RNA सिंथेसाइज होता है। In animal cells, a daughter pair of centrioles appear near the pre-existing pair. हम लोग एनिमल सेल्स की बात करें, एनिमल सेल्स में क्या है, G2 फेज में सेंट्रियोल्स पेयर्ड में आना शुरू हो जाते हैं, मतलब अपेयर दिख जाते हैं, एक तरीके से अपेयर हो जाते हैं सामने सेंट्रियोल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको टाइम बताया गया है। मैं इस वाली सेल साइकिल को थोड़ा सा बाद में कराऊंगी। एक्चुअली इसमें ये बताया गया है कि कोई भी सेल है तो कोई भी फेज, कोई भी स्टेज क्रॉस करो तो कितना टाइम पीरियड लगता है। जैसे सर, जब सेल अपने आप को डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेल के अंदर, तो 5 से 6 घंटे में होता है एस फेज में। जीवन फेज में सेल की ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल सेल फंक्शन है, ऑर्गन डुप्लीकेशन है, यानी कि जो इंटरफेस है। जीवन फेज 8 घंटे लग जाते हैं। G2 फेज में 2 से 5 घंटे लग जाते हैं। बाकी की अब आपकी जो आएगी माइटोसिस, ये हम लोग मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि जब तक माइटोसिस का पढ़ा नहीं तो बताना क्या, यू विल गेट कंफ्यूज। तो इसको मैं बाद में बताऊंगी। इतना समझ में आ गया होगा कि डीएनए कितने घंटे में रेप्लिकेट होता है, 6 से 8। G1 फेज कितने घंटे लगाता है, 8 घंटे। G2 फेज कितने घंटे लगाता है, 2 से 5। ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं एम फेज और पीरियड ऑफ डिवीजन पर। इंटरफेस हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग एम फेज पर आते हैं, जिसे हम लोग पीरियड ऑफ डिवीजन भी कहते हैं। एम स्टैंड फॉर माइटोसिस और मियोसिस। एम किसके लिए स्टैंड होता है, माइटोसिस और मियोसिस के लिए। एम फेज में 2 सब फेजेस होते हैं, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा 8th 9th 10th में, कि जब सेल डिवाइड होता है, एक सेकेंड, जब सेल डिवाइड होता है तो पहले सेल के अंदर का जो मटेरियल है, यानी कि मेन न्यूक्लियस, राइट, जो मेन न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी बेटा 8th 9th 10th में, डेफिनेटली मुझे इतना पता ही है। जब सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए कैपेबल हो जाता है और जब डिवाइड करना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कर लिया, that process called karyokinesis, the division of nucleus into 2 daughter nuclei, it is called karyokinesis। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल अपने आप को डिवाइड कर लेता है, जिसके पास अपने अपने न्यूक्लियस चले जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्योंकि जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, तो अब इस बार जो डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तो दोनों जो डॉटर सेल्स थी दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस चला गया, दैट इज साइटोकिनेसिस। एम फेज इन्वॉल्व कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। Karyokinesis is the division of nucleus and the cytokinesis is the division of cytoplasm। डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, देख लीजिए। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं। 3 kinds of cell division are found in animal cells। वैसे तो बात करें तो एनिमल सेल में तो हमारे 3 kinds के सेल डिवीजन होते हैं। दे आर अमाइटोसिस, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन। एक होता है माइटोसिस, जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन। एक होता है मियोसिस, जिसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। डायरेक्ट डिवीजन, इनडायरेक्ट डिवीजन, रिडक्शनल, या फिर अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस ज्यादा बेटर है, याद हो जाएगा। अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। Mitosis can be performed by haploid as well as diploid cells। माइटोसिस अगर सेल हैप्लॉइड है तो भी हो जाएगा, अगर सेल डिप्लॉइड है
तो भी हो सकता है। बट मियोसिस कैन बी परफॉर्म बाय डिप्लॉइड सेल्स, लेकिन मियोसिस की प्रोसेस जो सेल डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन, वो हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होगा, हैप्लॉइड में नहीं हो सकता। इन हनी बी ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग। हनी बी में जो ड्रोन्स होती हैं, ना एक क्वीन होती है, ड्रोन होती है, स्लेव्स होती हैं हनी बी में, तो जो ड्रोन्स वाली बीज होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है। इन मार्केटेनिया हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म गैमेटोफाइट बाय माइटोसिस। प्लांट होता है मार्केटेनिया, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, तो ये गैमेटोफाइट से माइटोसिस की प्रोसेस से प्रोड्यूस्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका अमाइटोसिस। अमाइटोसिस में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सबसे इजी यही है अमाइटोसिस वाला आपका। इट इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन, सबसे सिंपलेस्ट होता है। ड्यूरिंग अमाइटोसिस न्यूक्लियस elongates एंड ऑफ कंस्ट्रिक्शन appear somewhere along its length। अमाइटोसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। वैसे न्यूक्लियस कहा जाता है ओवल शेप में होता है, थोड़ा सा स्फीयर या फिर ओवल शेप में होता है। अमाइटोसिस यानी कि कभी भी कोई सेल माइटोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस को फॉलो करेगा, न्यूक्लियस लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, लाइक दैट, इस तरीके से लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन डीपेंस एंड डिवाइड्स द न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। धीरे धीरे करके, जैसे सपोज करिए ये न्यूक्लियस था, दिस वन इज न्यूक्लियस, इस तरीके से लेंथ में आ गया ना, इलोंगेट हो गया, बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है, क्योंकि इसे बीच में से डिवाइड होना है, कॉर्नर से डिवाइड नहीं होता कि यहाँ से होगा यहाँ से होगा, हमेशा कोई भी चीज है मिड सेंटर में से डिवाइड होती है, राइट। तो धीरे धीरे करके यहाँ से क्या है, ऐसे ही हो, जैसे अभी यूं था, लेंथ में ऐसे था ये न्यूक्लियस, बीच में से क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग, टू डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच रिवर्स द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। यहाँ पर क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस था डिवाइड हो गया, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया उसके बाद जो सेल है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, धीरे 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 करके ये भी डिवाइड हो जाएगा, और जो दोनों न्यूक्लियस है वो एक एक के पास चले जाएंगे। This division occurs in unicellular organisms, abnormal cells, old cells and fetal membrane cells। ये डिवीजन हर किसी में नहीं होता, किसी पर्टिकुलर में होता है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एबनॉर्मल सेल्स में होता है, ओल्ड सेल्स में होता है, या फीटस पे जो मेम्ब्रेन होती है ना सेल्स की, उन सेल्स में होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइटोसिस में। दिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स which are identical to the parent cell। इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, ये जो माइटोसिस की प्रोसेस, ये जो माइटोसिस का सेल डिवीजन है, ये आपका सोमैटिक सेल्स में होता है हमेशा, सोमैटिक सेल्स में। अब आप कहेंगे व्हाट आर सोमैटिक सेल्स, जो फ्रेंड्स को पता है वेल एंड गुड, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं। किसी भी एनिमल बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक। सबसे पहले मैं रिप्रोडक्टिव सेल्स बता देती हूँ। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बेबीज को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पर्म एंड ओवम, यही है। एक स्पर्म होता है, एक ओवम होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। स्पर्म और ओवम सेल फ्यूज होते हैं, बेबी को प्रोड्यूस कर देते हैं, हो गया रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स। बात करते हैं सोमैटिक सेल्स की। सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके अलावा आपका रिपेयरिंग में हेल्प करती है। आप लोगों ने ये चीज तो पढ़ी होगी कि हमारी बॉडी में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्ड में, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि लेंथ, कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, आईज कलर एंड व्हाटएवर। और एक पेयर होता है जो कि आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो सोमैटिक सेल्स ये 22 वाले सेल्स हैं, क्रोमोसोम्स के जो 22 सेल्स बचे हैं ना, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स, लेंथ, हाइट, कलर,
इन सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर सोमेटिक सेल्स। ओके, और माइटोसिस की प्रोसेस हमेशा सोमेटिक सेल्स में होती है। इसमें भी होता है दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। इसलिए ये जो लाइन लिखी हुई थी ना, द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स, सोमेटिक सेल्स है। तो जब ये डिवाइड करेंगे, इसमें सिर्फ जो एक सेल है वही तो डिवाइड हो रहा है, एक तरीके से असेक्सुअल है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दूसरा सेल आके फ्यूज हो रहा है देन फिर डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं है, सिंगल सेल है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो बेबी सेल या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सेम एज अपने प्रोडेंट के आइडेंटिकली क्लोन होते हैं। असेक्सुअल मेथड में क्या होता है, असेक्सुअल मेथड में जो सेल डिवीजन होता है, जो बेबी प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल अपने सेम एज इट इज पेरेंट सेल की तरह क्लोन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई दूसरा बाहर का सेल आके फ्यूज्ड नहीं हो रहा है, एक ही टाइप के उसमें डीएनए आरएनए जो भी है सब कुछ रहेगा और वही डीएनए उसके बेबी में चला जाएगा। इट इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप, दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। दैट मीन पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोकिनेसिस। Karyokinesis is a nuclear division which is subdivided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. सबसे मेन जो हमने पढ़ना है ना वो कैरियोकिनेसिस ही पढ़ना है। माइटोसिस में दो स्टेप्स होंगे, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस आपका सिर्फ एक स्लाइड का रहेगा, कैरियोकिनेसिस है जो कुछ भी है। कैरियोकिनेसिस हमारे 4 फेज में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो याद करने के लिए, कैरियोकिनेसिस, काइनेसिस, आप ऐसे बना लो। सबसे पहला प्रोफेज, राइट, सेकेंड आपका मेटाफेज, थर्ड आपका एनाफेज एंड फोर्थ आपका टेलीफेज। ऐसे बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। इतना क्लियर हो तो हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। Although, for the sake of convenience, above mentioned steps are used, it must be remembered that mitosis is a continuous process that starts with the disappearance of nuclear membrane in prophase and ends with the separation of two fully formed cells after cytokinesis. ध्यान रखिएगा कि जो हमारी माइटोसिस की प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि प्रोफेज से स्टार्ट होती है और लास्ट साइटोकिनेसिस यानी कि जब तक 2 डॉटर सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो जाते तब तक कंटिन्यूस होती रहती है, बीच में रुकती नहीं है। इस पॉइंट का कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है, लिखा तो बताते हैं आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं कैरियोकिनेसिस के फर्स्ट फेज, प्रोफेज। दिस फेज इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 9, 10th में और 11th के सेल वाले चैप्टर में थोड़ा सा हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स के बारे में। हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, याद होगा आप लोगों को। थोड़ा सा ना बैक में पहुंच जाइए क्योंकि जब तक बैक में नहीं जाएंगे रिमेम्बर नहीं होगा। हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड की फॉर्म में, इस तरीके से बिल्कुल थ्रेड की फॉर्म में, टैंगल फॉर्म में उलझे हुए जो हमारे वो होता है थ्रेड प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। प्रोफेज में ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होना है? ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और कंडेंस होने के बाद यहाँ पर एक तो कंडेंस, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस तो हो ही रहा है और धीरे धीरे करके जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होती चली जाती है। डिसअपियर मतलब गायब होती चली जाती है। यहाँ देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, एक सेकेंड आई टू चेंज द कलर, या दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है और इसके पास न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, देखो यहाँ पर
सेकेंड में इसमें दिखाया गया ना, डिसअपियर हो गई। और यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट था ऐसे धागे की फॉर्म में, टैंगल फॉर्म में, अब आप देख रहे हो ये अलग अलग हो गए। एक थ्रेड अलग हो गया, दूसरा थ्रेड अलग हो गया, थर्ड थ्रेड अलग हो गया, फोर्थ थ्रेड अलग हो गया, राइट। दो चीजें हुई, क्या क्या हुआ, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ एंड जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो गई। ड्यू टू कंडेंसेशन each chromosomes become visible under light microscope which can be seen with its sister chromatids connected by centromere। आपको क्रोमोसोम का डायग्राम तो याद ही होगा, थोड़ा सा यहाँ बना भी देते हैं, बट इस तरीके से होता है पेयर क्रोमोसोम्स का, बीच में सेंट्रोमेयर होता है और ये जो आर्म्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमोसोम्स का यहाँ पे ध्यान भी रखना है। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है कंपैरिजन टू सेल वाले से, तो बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान से। यहाँ पे क्रोमोसोम का डायग्राम कैसा होता है, बीच में सेंट्रोमेयर होता है, और ये साइड में आर्म्स होती हैं, क्योंकि पेयर में बात कर रही हूँ अभी, मैं सिंगल की बात नहीं कर रही। इन आर्म्स को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। जब हमारा क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, हम क्रोमोसोम्स को लाइट माइक्रोस्कोप में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स और बीच में सेंट्रोमेयर, ठीक है। द न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। अब इसके पास जो न्यूक्लियस है वो भी आप देख सकते हो धीरे 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 करके क्या है, डिसअपियर हो रहा है, गायब होता जा रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स एंड डिसअपियर ग्रेजुअली। और धीरे धीरे करके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी हल्की थिन होती चली जाती है और लास्ट में क्या है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। Centrosome, which had undergone duplication during interphase, begins to move towards opposite poles of the cell. Centrioles, सेंट्रोसोम बोल दो, सेंट्रियोल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो कि एक सेल ऑर्गेनल होता है। सेंट्रियोल जो कि एक सेल ऑर्गेनल होता है, इसका काम क्या होता है पता है स्टूडेंट, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स पढ़ लेते हैं बट स्टिल दे डोंट नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनल। द फंक्शन ऑफ दिस, द फर्स्ट थिंग, सेंट्रोसोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर जैसे जब प्रोफेस है यहाँ इस तरीके से पेयर्ड में रहता है, पहली बात तो ये पेयर्ड में रहता है। एंड जब धीरे धीरे करके हमारा क्रोमोसोम्स अपने कंडेंस हो जाते हैं, अच्छी तरीके से दिखने लग जाते हैं प्रोफेस 1 में, ये सेंट्रोसोल क्या करते हैं, ये अपने एक नॉर्थ साउथ पोल पे यानी कि अपोजिट पोल्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन करें। अभी तक तो मैंने तुम्हें समरी के थ्रू, आप लोगों को समरी के थ्रू बताया, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं, अपने आप याद करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेज 1 में क्या हुआ, प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हुआ और डिफरेंट मतलब अलग अलग ईच क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो गया। और जब प्रोफेज 1 में हम लोग क्रोमोसोम्स को लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्रोमोसोम बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर के साथ दिखेगा, जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऊपर नीचे, एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा। और इसी प्रोफेज 1 में इसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और इसी के टाइमिंग पर जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट पोल्स पर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ये होता है आपका प्रोफेज 1 में। मेरे ख्याल से प्रोफेज 1 आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही है आज के लिए, इतना ही करते हैं, एकदम से आगे नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद जो आएगा आपका मेटाफेज है, मेटा के बाद एना, एना के बाद टेलो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक ही आज करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो कंफ्यूजन है जो हमें करना नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।